हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए लाइफ साइंस एंड इन्वायरमेंट का मॉडल एक्टिविटी टास्क सेकंड का वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि जो जोड़ा सही नहीं है उसे गोल घेर दो। तो अब देखिए, इसमें से देखेंगे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सबसे पहले देखिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब प्रकाश के उपस्थिति में एक फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ जाता है एडीपी में तो वो बन जाता है एटीपी। यानी पहला ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो एडीपी यहाँ पे जुड़ करके एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें जुड़ करके एटीपी का निर्माण कर रहा है और इस क्रिया को ही हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही चीज़ है क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी का संश्लेषण होता ही होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, ग्लाइकोलाइसिस। आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो क्रिया है यहाँ पे बोल रहा है जो सही नहीं है उसे घेरने के लिए, तो हम लोग इसको घेरेंगे नहीं, ये तो सही है। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस पायरूवेट संश्लेषण। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस का क्रिया रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट फेज है जो कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज विघटित होकर के विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसमें भाग लेते हैं और इसमें ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज टूट करके पायरूविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पायरूविक एसिड। तो पायरूविक एसिड बनाता है यानी पायरूवेट बनाता है। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी सही है क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरूविक एसिड वो सेकेंड नंबर में, ये भी सही है। तो गलत क्या है? अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है कि क्रेब्स चक्र साइट्रिक अम्ल संश्लेषण। तो देखिए, क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बनता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इसमें बनता है, साइट्रिक एसिड। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है क्योंकि इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड बनने के कारण इसको टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है, ये भी सही है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाला ही गलत होगा, यानी डी नंबर का जो है वो गलत हो सकता है। ऑर्निथीन चक्र। अब यहाँ देखिए, ऑर्निथीन चक्र है क्या, ये हमारा होता कहाँ है? तो लीवर में होता है। लीवर में एक प्रोसेस होता है जिसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथीन साइकिल में होता क्या है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी अमोनिया जो होता है NH3, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, NH2CO NH2, ये यूरिया है। ठीक है, तो ये यूरिया, तो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ये प्रक्रिया जो होता है इसको ऑर्निथीन चक्र में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा कि अमोनिया का संश्लेषण होता है, जो कि गलत बोला है। लेकिन अब यहाँ पे कहता है गोल घेरने के लिए, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे, इसको गोल घेरेंगे, यानी यही गड़बड़ है। ऑर्निथीन चक्र जो है, अमोनिया संश्लेषण इसमें नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, गोला घेर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ख नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेसोफिल हिस्टोमिन का संश्लेषण कर एलर्जी का प्रतिरोध में सहायता करता है। दूसरा कहा इसिनोफिल हेपेरिन का निर्माण करता है और रक्त के प्रवाह को जमने में बाधा उत्पन्न करता है। अगला कहा, यानी ए नंबर का, ये देखिए ए ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे चला आया है, कोई बात नहीं है। लाल रक्त कणिकाएं फैगोसाइटोसिस पद्धति से रोग के जीवाणुओं को ध्वंस में सहायता करता है। उसके बाद है लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो आप कैसे पहुंचेंगे सही आंसर पर?
आप इसके बारे में कभी जानते हैं, इसके बारे में कभी पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि देखिए इसमें कैसे हम इसमें सही आंसर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले देखिए बेसोफिल, यहाँ पे कह रहा है बेसोफिल का काम है एलर्जी के प्रतिरोध में सहायता करना, ठीक है, जबकि बेसोफिल का काम है हेपेरिन का निर्माण कर रक्त को थक्का जमने से रोकना, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो बी नंबर का जो ऑप्शन है, मतलब बेसोफिल का जो फंक्शन है वो इसिनोफिल में डाल दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है इसिनोफिल में हेपेरिन, और ठीक इसका उल्टा देखिए डी नंबर का ऑप्शन में इसिनोफिल कहा हेपेरिन का निर्माण करके रक्त को बाधा उत्पन्न करने में मदद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसिनोफिल क्या करता है, ये एलर्जी प्रतिरोध में सहायता करता है। इसलिए यहाँ तो उल्टा पुल्टा दे दिया है, ठीक है। आपको सही आंसर पर पहुँचना है, इसमें ये नहीं है कि गलत हमको ढूंढना है, इसमें सही ढूंढना है। तो ये दोनों तो गलत ही है। अब ए नंबर का ऑप्शन में देखिए क्या कहा, ए नीचे चलाया है, लाल रक्त कणिकाएं फैगोसाइटोसिस पद्धति से रोग के जीवाणुओं को ध्वंस में सहायता। देखिए लाल रक्त कणिकाएं जनरली क्या होता है कि ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण में अधिकतर क्या करता है, ये सहायता करता है। ये जीवाणुओं को मारने में सहायता नहीं करता है। जीवाणुओं को मारने में सहायता करने वाला जो हमारे रक्त के कणिकाएं हैं वो है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो लाल रक्त कणिकाएं तो कभी भी जीवाणु को नहीं ध्वंस करता है, बल्कि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण में सहायता करता है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो आखिर गोला हम घेरें किस में, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सी नंबर सही आंसर होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है और हमको रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और ये रोग से रक्षा दिलाता है जो लिम्फोसाइट है। तो इसलिए गोला हम किस में घेरेंगे, तो सी नंबर में गोला घेर देंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तितली का उत्सर्जी अंग, इसमें तो आपको याद रखना पड़ेगा, नेफ्रिडिया केचुआ का है, नहीं होगा। ब्रिक मनुष्य का है, या फिर जो रीढ़धारी प्राणी है जो उच्च श्रेणी के जंतुएं हैं उसमें ब्रिक उत्सर्जी अंग का काम करता है। फ्लेम सेल प्लेनेरिया, या जो कृमि वर्ग के होते हैं जंतु, उसका फ्लेम सेल या फ्लेम कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो अब पक्का बात हो गया यहाँ पर क्या, मालपिघियन नलिका, ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलते हैं, तो कीट पतंग में या ऑर्थोपोडा वर्ग में मिलते हैं, ठीक है। इसलिए तितली क्या है, ऑर्थोपोडा वर्ग का एक प्राणी है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, मालपिघियन नलिकाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। एथेरोस्क्लेरोसिस दूसरा है कीट, तीसरा है पत्ररंध्र, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिल पाता है उसको मिला दें, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले कीट पतंग जो होता है वो ट्रेकिया से श्वास की क्रिया करती है, यानी कीट पतंग को हम ट्रेकिया में मिला देते हैं। दूसरा है पत्ररंध्र जो होते हैं वो पत्ती के लोअर एपिडर्मिस में इस तरह से गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, और यहीं इसके बीच से कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी ऑक्सीजन गैस इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों सेल होते हैं इसको गार्ड सेल कहते हैं, यानी रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड सेल बोलते हैं, रक्षी कोशिका कहते हैं। इसलिए यहाँ पे रंध्र में ही गार्ड सेल मिलेंगे, तो यहाँ पे इसको हम इससे मिला दें। अब बच गया एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे पता नहीं क्यों ट्रेकिया दे दिया है, ठीक है, ट्रेकिया नहीं होगा। और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है घ नंबर में, गलफड़ दे दिया है, ठीक है, गलफड़, तो गलफड़ भी नहीं होगा, इसमें गलफड़ भी नहीं होगा, ट्रेकिया भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये आखिर है क्या, तो हम बता रहे हैं कि ये क्या है, हमारे हार्ट के जो आर्टरी लगे हुए रहते हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला। ये एक बीमारी उत्पन्न करता है हमारे आर्टरी में, कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक मिलता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज,
डिजीज। ठीक है, अगर देखिएगा किसी में ये आंसर इस तरह का हो, बीमारी से संबंधित, हार्ट के बीमारी से संबंधित, तो वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके सामने जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो दिया है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 2 या 3 वाक्यों में इसका उत्तर दें। उद्भिज के क्षेत्र में परजीवी और मिथोजीवी पोषण में 2 अंतर को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे उद्भिज के क्षेत्र में बोल रहा है, तो उद्भिज के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं पैरासाइट, परजीवी, और दूसरा जानते हैं सहजीवी, जिसको कि मिथोजीवी यहाँ लिखा है, परजीवी और दूसरा सहजीवी। ठीक है, तो इसमें पोषण में क्या क्या अंतर है। इसमें क्या होता है कि एक पौधे अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, उसी को हम कहते हैं परजीवी। जब एक पौधा किसी अन्य पौधा पर अपने भोजन के लिए, जब एक पौधा किसी अन्य पौधा पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है, तो उसे परजीवी कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, जब 2 विभिन्न जाति के पौधे अपने भोजन के लिए परस्पर मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चले, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहजीवी पोषण कहते हैं, लिख लेंगे आप। अच्छा, इसमें क्या होता है कि होस्ट जो होते हैं उसे, और मतलब उसका शरीर से गेस्ट क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, यानी इसमें जो गेस्ट होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, परंतु जो होस्ट होते हैं उसे हानि पहुंचते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में हम लिख सकते हैं कि इसमें होस्ट को हानि होती है, परंतु गेस्ट को क्या होता है, गेस्ट को लाभ होता है। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को यहाँ पर लाभ होगा, यानी होस्ट और गेस्ट, यहाँ जो भी हो होस्ट और गेस्ट बोल सकते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं तो दोनों ही गेस्ट और होस्ट हो सकते हैं। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के पोषण में दोनों पौधे एक दूसरे से भोजन लेकर लाभान्वित होते हैं। ठीक है, जैसे
लाइकेन। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन में फंगस और एल्गी, ठीक है, यानी कवक और एल्गी यानी शैवाल, ये दोनों आपस में क्या करता है? कवक और शैवाल, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलजुल करके अपने भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो भोजन इसको आवश्यक होता है तो ये कवक शैवाल को प्रदान करता है, और कवक को जो शैवाल से चाहिए वो इससे ले लेता है। परंतु इसमें क्या होता है कि अगर कोई पौधा में परजीवी लग गया है तो उसमें परजीवी तो लाभान्वित होता है, परंतु जो होस्ट होते हैं वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके शरीर से सारा भोज्य पदार्थ को खींच लेते हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाते हैं पौधा। तो इसलिए इसमें होगा अमरबेली। अमरबेली का नाम सुने होंगे, अमरबेली। अमरबेली ही क्या है? ये प्लांट का परजीवी पौधा है, ठीक है। और भी है, बिस्कम है, लॉरेंथस है, चंदन है, ये सब भी पौधा है, लेकिन आप यहाँ पे एक अमरबेली लिख सकते हैं और यहाँ पे एक लाइकेन लिख सकते हैं उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2, सौर ऊर्जा के आबद्धकरण और रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका की व्याख्या करो। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित करते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रकाश के कण निकलते हैं जिसको फोटॉन्स कहते हैं। ये जो फोटॉन्स होते हैं ये हरे पेड़ पौधे के ऊपर पड़ते हैं, और ये जो इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, हरे पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं उस क्लोरोफिल के अणु को ये क्या करता है? उत्तेजित कर देते हैं। और उत्तेजित करने के बाद यहाँ पर क्या होता है? एडीपी में एक अणु फॉस्फेट का जुड़ जाता है और एडीपी बनाता है, और यही एटीपी बनाता है। एक फॉस्फेट जुड़ने के बाद एटीपी, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होते हैं। अब इस एनर्जी का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे केमिकल एनर्जी बनता है, और यही केमिकल एनर्जी भोजन के अंदर यानी जो ग्लूकोज बनते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और वो स्टोर होकर के अन्य पेड़ पौधों, अन्य जीव जंतुओं के लिए वो क्या होता है? वो एनर्जी का स्रोत हो जाता है या एनर्जी का सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या है? लिखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, पौधे की पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल के अणु प्रकाश को ग्रहण कर उत्तेजित हो जाते हैं, और इस उत्तेजन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ जाने से
जुड़ जाने से एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाने से एटीपी में बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही सौर ऊर्जा का आवर्धन कहते हैं। सौर ऊर्जा का आवर्धन कहा जाता है। मूल बात यह है कि जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हरे पेड़ पौधे में ऐसी क्षमता है कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो यही है सौर ऊर्जा के आबद्धकरण और स्थानांतरण में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका। अब स्थानांतरण का जहाँ तक बात हुआ कि अब ये जो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गया और यही केमिकल एनर्जी क्या होगा कि उसके अंगों में संचित होंगे, चाहे उसका फल होगा या उसका पत्तियां होगी या उसका जड़ होगा, उस जगह क्या होगा एटीपी के रूप में उसमें एनर्जी आ जाएगा। अब अन्य जीव जंतुएं जब उसे खाएंगे यानी उस फल को जब ग्रहण करेंगे या उसके अंगों को खाएंगे तो क्या होगा, अब ये जो एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी एटीपी के रूप में वहाँ पे जमा हो गया, ये एटीपी वाला एनर्जी क्या होगा उसके शरीर में चला जाएगा, जिससे कि एनर्जी का क्या हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सौर ऊर्जा का आवर्धन कहा जाता है। अब यह ऊर्जा अन्य जीवों में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, अब खाद्य श्रृंखला जैसे कोई शाकाहारी इसे अगर खाएगा तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। यही ऊर्जा जो है अन्य जीव जंतुओं में पहुंच जाते हैं। अब इसमें देखते हैं और तो कोई क्वेश्चन है, शायद अब क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।